नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी अरुण वर्मा। जी बिजनेस का शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग फीमेल, इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। हमें आप ईमेल या एसएमएस के जरिए अपने सवाल भेज सकती हैं एक्सपर्ट से राय लेने के लिए। आपको हमारा ईमेल आईडी नोट करना होगा z@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। याद रहे कि मेल में आप अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें। साथ ही आप अपने मोबाइल से भी अपने सवाल भेज सकती हैं। एसएमएस करने के लिए हमारा कोड रहेगा SHE लिखकर आपको अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। सवालों का जवाब का सिलसिला हम शुरुआत करेंगे उसकी, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं कुछ देर में हमारे साथ होंगे। बलवंत जैन अपना पैसा.com से हमारे साथ जुड़ेंगे और फिलहाल कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में आज खास, यानी ऑन द शो। आज चर्चा टैक्स से जुड़े हुए भी कुछ सवाल होंगे। साथ ही अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही होम लोन के प्रीपेमेंट में क्या चीजें होती हैं उन पर भी एक हमारी नजर रहेगी। टैक्स डिडक्शन 80E के अंदर क्या क्या आपको टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ बलवंत जैन होंगे। फिलहाल एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल करते हैं हम। ये जानवी का सवाल है। इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। पोर्टफोलियो पर ये अपना सवाल पूछना चाहती हैं। लिखती कि इनकी उम्र 31 साल है और जो इनकी सालाना आय है करीब 4 लाख है, यानी कि 10% ब्रैकेट में ये आती है। 10 साल के नजरिए से इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। अगर इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें काफी सारे फंड्स हैं। नियर अबाउट 6 फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बनाए हैं। जानवी के पोर्टफोलियो में काफी सारे लार्ज कैप फंड्स है देखने को मिल रहे हैं। HDFC टॉप 200, साथ ही HDFC इक्विटी, HDFC टैक्स सेवर जो कि एक ELSS फंड है। इसके अलावा क्वांटम इक्विटी, ICICI फोकस ब्लू चिप और HDFC गोल्ड जैसे कुछ फंड से जानवी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। 10 साल का नजरिया लेकर चल रही है। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे किस तरह से ये आगे बढ़े और इस पोर्टफोलियो पर उनकी क्या राय है। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं जानवी की पोर्टफोलियो को? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि ये पोर्टफोलियो देख के मेरे को लग रहा है कि एक तो उनका कंसंट्रेशन है वो HDFC पे ज़्यादा है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि एक तो ये जो HDFC की 1-2 स्कीम है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे HDFC टॉप 200 है वो फ्रैंकलिन का ब्लू चिप में डाल सकते हैं और ये जो टैक्स सेवर HDFC का है वो कैनरा रेबेको का इक्विटी टैक्स सेवर में डाल सकते हैं। और जो 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 इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से मेरे को, और 10 साल का चूँकि उनका टाइम हॉरिजन है, तो मेरे को लग रहा है कि इनको जो इक्विटी वाला है उसमें 15% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 14 लाख के आसपास वैल्यू हो जाएगी। और गोल्ड फंड में मैं 8% प्रिज्यूम करता हूँ तो उसमें करीब 2 लाख रुपए के आसपास इनका वैल्यू हो जाएगा। दोनों का मिला के मतलब 15-17 लाख के आसपास हो जाएगा। जी, जैसे बलवंत आपने भी नोटिस किया है यहाँ पर कि इनका 50% से भी ज्यादा जो एलोकेशन है वो HDFC के फंड्स में है, इसलिए आपने इनको रिशफल करने की सलाह दी है कि HDFC टॉप 200 के बजाय फ्रैंकलिन ब्लू चिप जो एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, फिलहाल 5 साल के अंदर इसने करीब 16% का रिटर्न शो किया है। साथ ही HDFC टैक्स सेवर के अलावा कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर जो भी सेम कैटेगरी की स्कीम है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लॉक इन ध्यान में रखना होगा। बलवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने गोल्ड फंड में भी कुछ एलोकेशन किया हुआ है। फिलहाल गोल्ड फंड्स का रिटर्न कुछ खास नहीं रहा है। हाल फिलहाल में अगर देखें पिछले 1 साल के अंदर इस बीच काफी उतार चढ़ाव रहा सोने की कीमतों में भी। तो आगे चल के 10 साल के लिए क्या इन्हें गोल्ड में एलोकेशन बनाए रखना चाहिए या फिर धीरे धीरे पूरी तरह से इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जानवी की उम्र भी काफी कम है? देखिए पल्लवी, मेरा तो सजेशन रहेगा कि जैसे गोल्ड पिछले 6-7 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी स्पीड से भविष्य में भी परफॉर्म करेगा। परंतु अगर आपकी सोशल ऑब्लिगेशन के लिए आपको गोल्ड अगर खरीदना है तो आप गोल्ड फंड में पैसा डाल के जो गोल्ड प्राइसेज है उसको आप हेज कर सकती है। तो जो 1,000 रुपये डाल रही है अपना HDFC का गोल्ड फंड में, वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर सकती है। जो जैसे जब भी लड़की की शादी हो और सोने की ज़रूरत हो तो कम से कम जो सोने के प्राइस एप्रिसिएशन होती है उसका इनको फायदा मिल जाएगा। परंतु फैंटास्टिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करें, इसीलिए मैंने तो 8% रिटर्न ही फैक्टर इन किया है 10 साल बाद। इनफैक्ट जानवी, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें कुछ रिवीजन किया हमारे एक्सपर्ट ने। साथ ही 5 साल का अगर आप इसका रिपोर्ट कार्ड देखें तो आप देख सकते हैं इन फंड्स ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। फिलहाल अपने पोर्टफोलियो को आप लगातार मॉनिटर करते रहें और साथ ही उसमें फंड में जो चेंजेस है वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकती है। चलिए अगली कॉल हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार योगिता जी, पूछिए क्या सवाल है? नमस्ते, मेरा सवाल था मैंने होम लोन लिया हुआ है जी और मेरे हस्बैंड मेरे बिहाफ पे अगर कुछ पे करना चाहते हैं
तो क्या वो मेरे इनकम में जोड़ा जाएगा, और अगर जोड़ा जाता है तो वो टैक्सेबल होगा अमाउंट पर जी? योगिता, आप थोड़ी सी डिटेल्स बता सकती है, होम लोन जो आपने लिया था कब लिया था, कितनी अवधि थी और ये कितना मैं अमाउंट शादी है? से पहले लिया हुआ है। जी, चलिए, कुछ होम लोन की यहाँ पर चर्चा हो रही है जिसमें से कुछ हिस्सा बकाया है, करीब 4.75, जैसे ईमेल में इन्होंने मेंशन किया था, 4.75 लाख रुपीस बकाया है। 4 साल इनके लोन को हो चुके हैं और कुल अवधि 15 साल की थी, यानी अभी भी 11 साल इसमें बाकी है। बलवंत जी, किस तरह से इसमें आगे बढ़े, और अगर हस्बैंड वाइफ के बिहाफ पे इसको प्रीपे करते हैं तो क्या प्रोविजंस कहते हैं, और आगे इसमें टैक्स छूट वगैरह का क्या प्रावधान है? देखिए योगिता जी, ऐसा है कि आप चाहती है कि कुछ पेमेंट होम लोन का आपके हस्बैंड कर लें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो हस्बैंड जो पेमेंट आपके होम लोन का करेंगे वो उसको गिफ्ट माना जाएगा, और चूंकि स्पाउस और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके बीच में गिफ्ट टैक्स एग्जम्प्ट है, तो आपको उस फ्रंट पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर जहाँ तक प्रश्न, उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे लग रहा है क्योंकि शादी के पहले का लोन लिया हुआ है तो निश्चित रूप से वो को बोरोर और को ओनर नहीं होंगे प्रॉपर्टी में, तो जो भले वो पेमेंट कर सकते हैं होम लोन का, परंतु 80C का और 24B का जो बेनिफिट है रीपेमेंट का और इंटरेस्ट का, वो आपके हस्बैंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने रीजन भी बता दिया, को बोरोर और को ओनर होना जरूरी है। बलवंत जी, आपने जैसे बोला गिफ्ट भी उसको माना जा सकता है, उसमें कुछ गिफ्ट डीड बनानी होगी, उसमें कैसे ये डिडक्शन क्लेम करें? सेक्शन 56 जो करंट प्रोविजन के अंदर है इनकम टैक्स एक्ट के, अगर ये उस अमाउंट को एज अ गिफ्ट शो करती हैं तो उसके लिए क्या पेपर वर्क कुछ होगा? नहीं पल्लवी, गिफ्ट डेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, पर चूंकि वो पेमेंट इनके हस्बैंड पेमेंट करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पेमेंट को गिफ्ट ट्रीट कर सकता है। ये एक्चुअली प्रॉपर गिफ्ट नहीं है, पर इसको डीम कर सकता है डिपार्टमेंट, तो गिफ्ट माना जाएगा, परंतु मैंने जैसे बताया इसकी कोई टैक्स इंप्लीकेशन इनके लिए या इनके हस्बैंड दोनों के लिए नहीं है। तो योगिता, उम्मीद है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कुछ आपको गाइडेंस मिली होगी। आपके हस्बैंड डेफिनेटली आपका लोन प्रीपे कर सकते हैं, जो बकाया राशि जैसे आपने बताया, और आप आगे बढ़ सकती है, लोन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही टैक्स डिडक्शन की जहां तक बात है, अगर आपके हस्बैंड को बोरोवर है उस लोन में तो ही उनको मिलेगा, अदरवाइज वो कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुछ और सवालों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बलवंत जैन अपना पैसा.com से जुड़े हैं, साथ ही टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। टैक्स से जुड़े हुए भी कुछ सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें किस तरह से शो का हिस्सा बन सकती है। SMS या ईमेल के जरिए हमारा ईमेल ID नोट करें, she@znetwork.com पर आपको अपने सवाल लिखकर भेजने होंगे। साथ ही SMS भी कर सकती है, श्री लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज सकती है। फिलहाल एक सवाल ईमेल के जरिए हमने शामिल किया है। देविका है गुजरात से, इन्होंने मेंशन किया है कि ये शेयर मार्केट में निवेश करना चाहती है लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं रखती है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है? बलवंत जी, पहले तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अगर ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड एक सेफ जरिया हो सकता है अगर रिटर्न ही कमाने हैं लेकिन लंबी अवधि में, या फिर इक्विटी में ही आप सीधे इनको मार्केट में निवेश करने की सलाह देंगे? देखिए पल्लवी, आपने सही बताया। मेरी ओपिनियन में और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्स्ट टाइम होवे या बाद में भी होवे, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो अपने बस की चीज़ नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर इनको इक्विटी एक्सपोजर लेना है तो ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उसमें सिप के जरिए इन्वेस्ट करें। जैसे आपको कोई भी मार्केट का रेट हो, तेजी में मंदी में आप रेगुलरली खरीद कर पाएगी। परंतु अगर चूंकि आपको खरीदना ही है, अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट भी करना है चाहती है, तो आपको जो बेसिक KYC नॉर्म्स है वो करवानी पड़ेगी, जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ है और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो देना पड़ेगा। जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एड्रेस के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट है 3 महीने पुराने, इलेक्ट्रिसिटी की बिल, गैस के बिल वगैरह है। और उसके पहले आपको पहले आपको KYC पूरी करनी पड़ेगी, और KYC पूरी करने के बाद में आपको जो ब्रोकर है उसके साथ में एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जो शेयर्स वगैरह आप खरीदती हैं उनको रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो आजकल शेयर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहते हैं, तो आपको ये 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा। और
फिर आप अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहती है तो जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सिंगल केवाईसी नॉर्म्स जरूरी है। अभी म्यूचुअल फंड के लिए बलवंत जी, इनफैक्ट अब इस साल से 1 जनवरी से इनफैक्ट डायरेक्ट प्लान्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो एक आम निवेशक के लिए जो म्यूचुअल फंड इतना मतलब उनको लगता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम कर सके आप हमारे व्यूअर्स के लिए, तो म्यूचुअल फंड के क्या खास फायदे हैं और फिलहाल एसआईपी के जरिए अगर वो निवेश करते हैं, एसआईपी क्या है और किस तरह से उसमें आगे बढ़े? देखिए, डायरेक्ट प्लान पहले मैं एसआईपी के बारे में बताऊंगा। एसआईपी में क्या होता है कि आप फिक्स पीरियड इंटरवल पे फिक्स सम आप इन्वेस्ट करती है इक्विटी पे, तो उसमें क्या होता है जब तेजी होती है तो आपको कम यूनिट आती है, परंतु जो पुराने आपके खरीदे हुए यूनिट्स है उसका भाव बढ़ जाता है, और जब मंदी होती है तो आप उसी पैसों में ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकती है। तो जो लॉ ऑफ एवरेजिंग है उसको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट हो जाता है। दूसरा क्या प्रश्न था पल्लवी आपका? इसके फायदों की हम बात डायरेक्ट प्लान के बारे में आपने पूछा था जी। हाँ, तो डायरेक्ट प्लान में ऐसा है कि जैसे म्यूचुअल फंड भी बिजनेस लाने के लिए इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कमीशन वगैरह देती है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगती है। सेबी ने जैसे मैंडेट कर दिया कि डायरेक्ट प्लान भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो डायरेक्ट प्लान और जो दूसरे प्लान है उसमें 0.5% का कॉस्ट का डिफरेंस होता है, तो आपका जो एनुअली 0.5% जो रिटर्न है वो ज़्यादा होएगा। तो अगर आपका जो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो आप अगर आप मैनेज कर पाएँ तो आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए आप कोई भी वेबसाइट वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह से भी डिटरमाइन कर सकती है कि कौन सा प्लान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निवेश से पहले अगर ये क्लियर हो जाए कि गोल क्या है तो फिर फंड्स का चुनाव आसान हो सकता है। काफी फायदे भी हमारे एक्सपर्ट ने बताए। अगली कॉलर फोन लाइन पे उनसे बात करते हैं। नमस्कार रीना जी, पूछिए क्या सवाल है? हाँ जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरी भी एक बेटी है 1 साल की, तो मैं मतलब साल में 50,000 मतलब चाहती हूँ कि उसके लिए मैं सेव करूँ जी। तो मतलब मुझे बॉन्ड्स में करना चाहिए या फिर मेरे को जैसे कि एफडी हो गई इसमें करना चाहिए, तो कितने समय के लिए? आपने जैसे बताया बेटी काफी छोटी है, काफी लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रही है, मिनिमम कितने साल के लिए आप कर सकते हैं? 15-20 कितने साल के लिए? हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि जब वो 20-22 साल की हो तो मतलब अच्छा अमाउंट मतलब उसके काम आ जाए बाद में। रीना, कुछ अपने बारे में भी आप जानकारी दे सकती है? आपकी उम्र क्या है, क्या आप वर्किंग है? एक्चुअली मेरी है 27 इयर्स और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मुझे ये भी पूछना था कि इसका मतलब टैक्स बेनिफिट मेरे हस्बैंड को मिल जाएगा कैसे? चलिए, टैक्स बेनिफिट्स पर भी चर्चा करेंगे। बलवंत जी, इनका मोटिव क्लियर है, बेटी की पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह, मतलब 20 साल कम से कम ही लेकर चल रही हैं और अच्छा खासा निवेश भी कर सकती है। 40 से 50,000 रुपए सालाना निवेश कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं? एफडी का इन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा लंबी अवधि के और कौन से विकल्प हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा रीना जी को इन्वेस्ट करना है और चूंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से इक्विटी है वो ही इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। तो जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न के उत्तर में भी बताया कि आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। और जो जहाँ तक असेट एलोकेशन का सवाल है, मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो 90% है वो इक्विटी में डाल देवे और 10% पीपीएफ में डाल देवे। पीपीएफ में जैसे 8.7% का रिटर्न है और जो म्यूचुअल फंड इक्विटी है वो, या इक्विटी मार्केट भी हिस्टोरिकली 15% के आसपास रिटर्न दिया है। तो आपका 20 साल का जो टाइम ओरिजिन है तो आप मेरे हिसाब से 3 या 4 जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ब्लू चिप है, आईडीएफसी की प्रीमियर इक्विटी है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की डिस्कवरी फंड है, उसमें इक्वल अमाउंट का सिप शुरू कर दीजिए जी। इनफैक्ट रीना, आपको काफ़ी सारे फंड्स में एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए हैं, ये सारे अच्छे वेल परफॉर्मिंग फंड्स हैं और इक्विटी फंड्स है। फ्रैंकलिन ब्लू चिप इक्विटी, चाहे एचडीएफसी प्रीमियर इक्विटी जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, साथ ही आईसीआईसीआई डिस्कवरी, ये कुछ अच्छे फंड्स हैं, आप इनकी तरफ रुख कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने डेट की बात की थी, पीपीएफ चाहे डेफिनेटली खुलवा सकती हैं आप, 15 साल के लिए खाता खुलेगा और 15 साल की मेच्योरिटी के बाद आप इसको आगे बढ़ के एक्सटेंड भी करा सकती है। बॉन्ड्स का जहां तक सवाल है, फिलहाल बाजार में पीएफसी, एनएचपीसी जैसी कुछ सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स खुले हुए हैं। आईएफसीएल का बॉन्ड 31 अक्टूबर तक रहेगा, आप उसमें भी चाहे तो निवेश कर सकती है। उसमें भी 10, 15 और 20 साल की मेच्योरिटी पर। याद रहे, टैक्स डिडक्शन की जहां तक बात है, पीपीएफ में आपको ब्याज पर भी कंप्लीट टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बॉन्ड्स में आपको टैक्स डिडक्शन फिलहाल नहीं मिलेगा। जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स फ्री रहता है, इसलिए उन्हें टैक्स फ्री बॉन्ड्स कहते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स के कुछ ऑप्शंस आपके सामने हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। आईआईएफसीएल, साथ ही एनएचपीसी, पीएफसी के बॉन्ड्स फिलहाल मार्केट में आए हुए हैं और इनके रिटर्न्स भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हालांकि फिक्स्ड है और आप इसमें सुरक्षित निवेश के तौर पर इसको चुन सकती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे।
आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आखिरी सेगमेंट है। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर, और कई सारे टैक्स फ्री बॉन्ड सरकारी कंपनियों के फिलहाल बाजार में आए हुए हैं। रीना के लिए हमने सवाल पूछा था, रीना ने बॉन्ड्स की बात की थी। यहाँ पर बलवंत जी, IIFCL, NHPC, PFC, कई सारी सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स फिलहाल मार्केट में आए हुए हैं। आपकी नजर में फिलहाल इन सभी बॉन्ड्स में से कौन से अच्छे इंटरेस्ट रेट्स कहाँ मिल रहे हैं, और क्या ये फिक्स रिटर्न्स रहेंगे लंबी अवधि के लिए? ये कैसा ऑप्शन रहेगा? देखिए पल्लवी, ऐसा है, जो ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स का आप बता रही है, जो 10 साल, 15 साल और 20 साल की अवधि के है, उसमें कूपन रेट फिक्स है। तो अगर आपका मैच्योरिटी तक ही इन्वेस्टेड रहने का अगर प्लान हो, तो आपको मैच्योरिटी पे वो पैसा मिल जाएगा, और पूरा जो पैसा भर रहे हैं, और जो कूपन रेट है वो पीरियडिकली, ईयरली, हाफ ईयरली मिल जाएगा। परंतु अगर आप बीच में अगर पैसा निकालना चाहेंगी, तो जो इंटरेस्ट रेट उस टाइम प्रेवलेंट है और जो मार्केट क्या रेट एक्सपेक्ट करता है, उसके हिसाब से ये बॉन्ड का प्राइस आपको मिलेगा। ये बॉन्ड जो है वो अपने BSE और NSE में लिस्ट होने वाले हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गई फ्यूचर में, और कूपन रेट अगर ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड होंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ गई और ये इनकी कूपन रेट उससे कम है, तो डिस्काउंट पे रहेगी। तो ये अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये थोड़ी रिस्क कैरी करते हैं। परंतु अगर आपका 20 साल का जैसे टाइम ओरिजिन है और बॉन्ड में आप पैसा डालना चाहते हैं, तो कोई रिस्क नहीं है। आपको मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो चलिए, लंबी अवधि के लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आप बीच में पैसा नहीं निकालना चाहती हैं, क्योंकि उसमें फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लग सकता है। फिलहाल एक और सवाल शामिल करेंगे। पूर्वी जैन का सवाल है, मुंबई से इन्होंने भेजा है। किसी प्रॉपर्टी की यहाँ पर ये जिक्र कर रही है कि 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर ये लेती है, उस पर TDS कितना कटेगा, और साथ ही उसको कब तक पे करना होता है, क्या सारा प्रोविजन है, क्या कहता है मौजूदा प्रोविजन? बलवंत जी बताइए। पल्लवी, ऐसा है कि ये 1 जून से ये प्रोविजन इफेक्टिव हुआ है, जिसमें आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के, मतलब आप कोई भी लैंड खरीदो या फ्लैट वगैरह और कोई प्रॉपर्टी खरीदो, तो अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो जो बायर है उसको 1% का TDS काट के गवर्नमेंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और वो जो डिपॉजिट कराने की जो तारीख है, वो अगले जिस महीने में आपने काटा, उसके अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट के क्रेडिट में करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको 26QB जो फॉर्म है, जो चालान कम रिटर्न है, उसमें आपको जो बायर और सेलर दोनों की पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर के बिना आप ये गवर्नमेंट में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और पेमेंट करने के बाद में आपको 15 दिन के अंदर उसको जो TDS सर्टिफिकेट है, वो जो गवर्नमेंट की TDS की वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करके आपको उसको सेलर को देना पड़ेगा जी। और इनफैक्ट पेमेंट डिले करने पर भी कुछ एडिशनल फाइन या कोई पेनल्टी लगती है? हाँ पल्लवी, अगर आप TDS जैसे अगर आप 7 तारीख को नहीं भर पाए, तो 1 महीना या 1 महीने का कोई भी पार्ट है, तो उस पर आपको 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका डेलिबरेटली डिले किया है, अगर आपका जेन्युइन रीजन नहीं है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसको पावर है, तो जितना आपका TDS का अमाउंट है, उतने तक की वो जो पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं। पर नॉर्मली पेनल्टी इम्पोज होती नहीं छोटी बड़ी अमाउंट में। तो चलिए, पूर्वी आपको यहाँ पर सलाह मिली होगी, लेकिन कुछ और डिटेल्स अगर आपने शेयर की होती तो हमारे एक्सपर्ट और बेहतर तरीके से आपके सवाल का जवाब दे पाते। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। थैंक यू। और चलिए, अपने दर्शकों को बता दें किस तरह से आप सवाल भेज सकते हैं। SMS या ईमेल के जरिए आपको नोट करना होगा ईमेल ID हमारा SHE@ZNetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। अपने मेल में अपना नंबर जरूर लिखें, साथ ही SMS भी कर सकती हैं। श्री लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज सकती है। फिलहाल इस शो से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।